इतिहास में शायद कभी ऐसा हुआ हो, जब एक कंपनी अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए दस्तावेजों से भरे हुए 127 ट्रक एक सरकारी दफ्तर के बाहर खड़े कर दी। तारीख थी 10 सितंबर 2012। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। सेबी के ऑफिस के बाहर एक अजीब सा नजारा था। एक के बाद एक ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। इन ट्रकों में सामान नहीं था, इनमें थे 31,000 कार्टन और उन कार्टन में थे 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के एप्लीकेशन फॉर्म। यह प्रदर्शन था भारत के एक ऐसे बिजनेस टाइकून का जो खुद को सहारा श्री कहता था। वो आदमी जिसकी एक आवाज पर बॉलीवुड के महानायक, क्रिकेट के भगवान और देश के सबसे ताकतवर राजनेता एक कतार में खड़े मिलते थे, सुब्रत राय सहारा। लेकिन किसे पता था कि ये 127 ट्रक सहारा की ईमानदारी का सबूत नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य के अंत की शुरुआत बनने वाली थी। यह कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, यह कहानी एक स्कूटर पर नमकीन बेचने वाले आदमी के देश के सबसे बड़ा शैडो बैंक बनने की है, और कैसे एक कलावती नाम की औरत ने 24,000 करोड़ रुपए की घोटाले की पोल खोल दी। स्वागत है, आज हम डिकोड करेंगे सहारा स्कैम की अनसुनी कहानी। कहानी शुरू होती है 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। सुब्रत राय, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता के गुजरने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। शुरुआत में उन्होंने जया प्रोडक्ट्स के नाम से नमकीन और पापड़ बेचने का काम शुरू किया। वो अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर पीछे सामान रखकर घर घर जाया करते थे। लेकिन सुब्रत रॉय का विजन पापड़ बेचने तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि भारत का जो गरीब तबका है, रिक्शे वाले, मोची, छोटे दुकानदार, उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता और ना ही वो बैंक में पैसा जमा कर पाते हैं। यहाँ से जन्म हुआ सहारा के असली बिजनेस मॉडल का, पारा बैंकिंग, या जिसे हम चिट फंड भी कह सकते हैं। सहारा ने एक स्कीम निकाली, आप हमें हर दिन सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपए दीजिए, एजेंट खुद आपके पास आएगा, पैसा लेगा। यह स्कीम जंगल में आग की तरह फैली। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी। गरीब आदमी को लगा कि मेरा पैसा सुरक्षित है और मुझे ब्याज भी मिलेगा। 1978 में एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी देखते ही देखते 1990 और 2000 के दशक में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई। एक समय ऐसा था जब भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संस्थान सहारा ग्रुप ही था। एयरलाइंस, टीवी चैनल, टाउनशिप, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, जिधर देखो उधर ही सहारा। सहारा परमाणु का कल्चर इतना बड़ा हो गया कि लोग भूल गए कि इस चकाचौंध के पीछे का पैसा आ कहां से रहा है। कहते हैं जब इंसान का वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन सुब्रत राय के केस में उन्होंने खुद शेर के मुंह में अपना हाथ डाला था। साल 2008 में आरबीआई ने सहारा की एक कंपनी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पर शिकंजा कसा और डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी। सुब्रत रॉय को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, OFCD, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये सब थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। OFCD मूल रूप से एक उधारी का पर्चा है। कंपनी आपसे पैसा लेती है और बदले में एक कागज देती है कि हम आपको बाद में या तो पैसा लौटा देंगे या फिर अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देंगे। कानून यह कहता है कि अगर आप 50 लोगों से कम लोगों से पैसा मांगते हैं तो यह प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसमें सेबी का कोई काम नहीं। लेकिन अगर आप 50 या उससे ज्यादा लोगों से पैसा मांगते हैं तो यह पब्लिक इशू बन जाता है और उसके लिए आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सहारा ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने यह OFCD चोरी छिपे लगभग 3 करोड़ लोगों को बेच दिए। शायद यह बात कभी बाहर नहीं आती अगर सहारा एक और गलती ना करता। सहारा अपनी एक और कंपनी, सहारा प्राइम सिटी का IPO लाना चाहता था कि उनकी दूसरी कंपनियों पर कुछ इनकम टैक्स का मामला चल रहा था। सेबी के अधिकारियों की नज़र उस पर पड़ी। उसी दौरान रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने और इन्वेस्टर ग्रुप ने
सेबी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि सहारा गलत तरीके से पैसा जुटा रहा है। सेबी के तत्कालीन सदस्य KM अब्राहम को शक हुआ। उन्होंने जांच शुरू की और पाया कि सहारा ने बिना परमिशन लिए, बिना सेबी को बताए 24,000 करोड़ रुपए जनता से उठाए हैं। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अवैध फंड रेजिंग था। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। 24,000 करोड़ का यह घोटाला कैसे एक कलावती के नाम पर खुल गया और सुब्रत रॉय ने सेबी को चकमा देने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने सुप्रीम कोर्ट तक को हिला कर रख दिया। हम आगे बढ़ें और उन 127 ट्रकों का राज खोलें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज 1 सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की ताकत देता है। सेबी ने इन कागजों को डिजिटलाइज करने के लिए एक स्पेशल वेयर हाउस किराए पर लिया, लेकिन जब सेबी ने इन कागजों को जांच शुरू की तो एक बहुत बड़ा दिलचस्प नाम सामने आया। सेबी ने देखा कि हजारों फॉर्म्स में इन्वेस्टर का नाम कलावती है। इतना ही नहीं, एक ही एड्रेस पर सैकड़ों कलावती रहती थी। कहीं कहीं तो ऐसा था कि नाम अलग थे लेकिन पता, पिता और बाकी डिटेल्स बिल्कुल सेम थे। कई चिट्ठियां जब उन पते पर भेजी गई तो वापस आ गई, क्योंकि वहां पर कोई इस नाम का रहता ही नहीं था। सेबी को यह समझते देर नहीं हुई कि एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हो सकता है। शक यह था कि यह पैसा गरीब जनता का कम और काले धन को सफेद करने वालों का ज्यादा था। नेताओं और बड़े लोगों का पैसा जो फर्जी नामों से सिस्टम में डाला गया था। सेबी ने 2011 में आदेश दिया, सहारा या पैसा तुरंत निवेशकों को लौटाओ, वो भी 15% ब्याज के साथ। सहारा को यह मंजूर नहीं था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सहारा ने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उनका तर्क था कि हमारा पारिवारिक मामला है, सेबी को इसमें दखल देने की कोई हक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दलीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, आपने 3 करोड़ लोगों से पैसा लिया है, यह प्राइवेट कैसे हो सकता है? आपको निवेशकों के डिटेल्स देने होंगे। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन। सहारा ने कहा, ठीक है, हम डिटेल्स देंगे, और उन्होंने वो 127 ट्रक भेज दिए। सहारा की मंशा शायद यह थी कि इतने कागज भेज दो कि सेबी वाले गिनते गिनते बूढ़े हो जाएं। सेबी ने इन कागजों को डिजिटलाइज करने के लिए एक स्पेशल वेयर हाउस किराए पर लिया, लेकिन जब सेबी ने इन कागजों को जांच शुरू की तो एक बहुत बड़ा दिलचस्प नाम सामने आया। सेबी ने देखा कि हजारों फॉर्म्स में इन्वेस्टर का नाम कलावती है। इतना ही नहीं, एक ही एड्रेस पर सैकड़ों कलावती रहती थी। कहीं कहीं तो ऐसा था कि नाम अलग थे लेकिन पता, पिता और बाकी डिटेल्स बिल्कुल सेम थे। कई चिट्ठियां जब उन पते पर भेजी गई तो वापस आ गई, क्योंकि वहां पर कोई इस नाम का रहता ही नहीं था। सेबी को यह समझते देर नहीं हुई कि एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हो सकता है। शक यह था कि यह पैसा गरीब जनता का कम और काले धन को सफेद करने वालों का ज्यादा था। नेताओं और बड़े लोगों का पैसा जो फर्जी नामों से सिस्टम में डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट का अब सब्र टूट रहा था। कोर्ट ने पूछा, पैसा कहाँ है? सहारा ने एक और दाव खेला। उन्होंने कहा, हमने तो 90% निवेशकों का पैसा कैश में लौटा दिया है। जरा सोचिए, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कैश में लौटा दी गई और उसका कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से साफ इनकार कर दिया। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। सुब्रत रॉय ने अपनी बीमार मां का हवाला देकर पेश होने से मना कर दिया। यह कोर्ट की अवमानना थी। 28 फरवरी 2014 को यूपी पुलिस लखनऊ के सहारा शहर में घुसती है। वो आदमी जो कभी देश के प्रधानमंत्रियों को अपने घर बुलाता था, उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। अगले कुछ ही दिनों में जो तस्वीरें आई, उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। सुब्रत राय जब कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे, तब एक वकील ने उन पर काली स्याही फेंक दी। यह उस साम्राज्य के मुंह पर कालिख थी जो कभी सोने की तरह चमकता था। सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। सोचा गया
कि कुछ दिन में जमानत मिल जाएगी, लेकिन वो जेल उनके लिए एक लंबा घर बन गई। कोर्ट ने शर्त रखी 10,000 करोड़ रुपए जमा करो तब जमानत मिलेगी। सहारा के पास हजारों एकड़ जमीन थी, एम्बी वैली थी, न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल था, लंदन का ग्रोस वेनर हाउस था, लेकिन लिक्विड कैश नहीं था, या शायद वो देना ही नहीं चाहती थी। आज स्थिति क्या है? सेबी के पास सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही रिफंड क्लेम करने आए हैं, या कह दो कि चीजों को सही तरीके से किया ही नहीं गया, या तो निवेशक फर्जी थे कलावती जैसे, या फिर निवेशक इतने गरीब और अशिक्षित हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि अपना पैसा वापस कैसे मांगना है। सुब्रत रॉय ने जेल में रहते हुए भी अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश की। जेल के अंदर ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं मिली, लेकिन उनकी साख, उनकी गुडविल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। उनके पीछे रह गया विवादों का पहाड़, कोर्ट के केस और लाखों निवेशकों की टूटी हुई उम्मीदें। सुब्रत रॉय के समर्थक उन्हें अमीरों का रॉबिन हुड कहते थे, जो अमीरों से नहीं बल्कि गरीबों से पैसा लेता था और उसे अमीरों वाली लाइफ स्टाइल और प्रोजेक्ट पर खर्च करता था। सहारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई बिजनेस विश्वास की जगह अंधविश्वास पर चलता है और जब रेगुलेटर्स की आंखों में धूल झोंकना ही बिजनेस मॉडल बन जाता है, तो अंत में सिर्फ बर्बादी हाथ लगती है। 127 तरह दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन सच छिपाने के लिए वो भी काफी नहीं थे। दोस्तों, यह थी सहारा स्कैम की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या सहारा ने वाकई कैश में पैसा लौटा दिया था, या फिर यह भारत का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम था? और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।